हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दीज टर्म्स। देन फर्स्ट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड इट्स टाइप यानी रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स, थर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड फोर्थ इज़ the mechanism of reaction is called chemical kinetics. It means साइंस की केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें आप इन सब के बारे में स्टडी करते हैं उसे आप केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हमने ROR लिखा है, ये क्या है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेशन में है आपका कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी शॉर्ट में ROR कहते हैं। तो आप इसे फॉर्मूले की तरह इस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम टेकन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सेम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन की यूनिट मोलैरिटी है और टाइम को आप किस में लेते हैं, सेकंड में ले सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमने टाइम लिख दिया है, आप इसे सेकंड में मेज़र कर लेंगे। मोलैरिटी को अगर हम चेंज करते हैं तो ये आपका आता है मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की जगह पर आप मोल पर लीटर रख के भी इसकी यूनिट यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को मेज़र कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन हो तब आप किन टर्म्स का यूज़ करेंगे। तो आप जानते हैं कि गैसेस के लिए PV इज़ इक्वल nRT होता है। यहाँ पर अगर आप V को इस तरफ कर दें तो N/V आएगा। और आप जानते हैं कि इस चीज़ को हम यानी अगर ये टर्म आती है N/V तो ये क्या होता है, हमारे लिए कंसंट्रेशन होता है। तो जब आप V इसके अपॉन में ले आएंगे तब N/V कंसंट्रेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है और गैस लिख दिया है। तो ये क्या है, उस गैस की कंसंट्रेशन है। आपका जो R है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर है। याद रखिए, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र करेंगे तो वो आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है T कांस्टेंट फॉर एवरी रिएक्शन। आगे देखते हैं, फॉर रिएक्शन गैस। तो अगर आपकी रिएक्शन गैसियस है तो आप कंसंट्रेशन की जगह पर उसका पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स फॉर गैसियस रिएक्शंस रेट can also be written in terms of partial pressure as following। तो जब हम कंसंट्रेशन की जगह पर पार्शियल प्रेशर लेंगे तब आप यहाँ पर बस पार्शियल प्रेशर यूज़ कर लेंगे, बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर हम इसके लिए यूनिट्स निकालेंगे तो आप जानते हैं पार्शियल प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक में, बार में, पास्कल में मेज़र करते हैं। अब देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइप्स का है, एक है एवरेज रेट और एक है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट आप तब निकालते हैं जब आपका फिनाइट टाइम होता है और इंस्टेंटेनियस रेट आप तब निकालते हैं जब रेट किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है। तो पहले आप एवरेज रेट देखते हैं। इस रेट को आप डेल्टा T यानी यहाँ जो टाइम है उसे हम डेल्टा T से प्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा का मतलब है यहाँ पर टाइम में, डेल्टा का मीन्स यहाँ पर चेंज से है। तो आप देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन फिनाइट है और इस कंसंट्रेशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो एक रिएक्शन ले रहे हैं आप, एक एग्जांपल है कि A से B प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो क्या है, गैस है। यहाँ पर A के मॉलिक्यूल्स A लिए हैं आपने और B के मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल b। अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आप क्या करेंगे,
ए की कंसंट्रेशन है, यानी ये एक्टिव मास है, और एक्टिव मास को इस तरीके से हम ब्रैकेट में रखते हैं। डेल्टा यहाँ पे चेंज बता रहा है, और माइनस है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसी के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती है, इसलिए हमने यहाँ माइनस का सिंबल यूज़ किया है। अपॉन में है डेल्टा टी, और ये है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये है जब आप प्रोडक्ट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। अगर आप ये तब है जब आप रिएक्टेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट के साथ निकाल रहे हैं तो इसी तरीके से बी को इस ब्रैकेट में रख देंगे। ब्रैकेट का मतलब है कि बी की वो कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है, यानी एक्टिव मास है। डेल्टा आपको चेंज बता रहा है, डेल्टा टी है यानी टाइम, और बी क्या है आपका, बी के लिए यानी जो प्रोडक्ट है बी, उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है, वो आप यहाँ लिखते हैं। इसकी अगर यूनिट निकालेंगे तो होगी मोलैरिटी अपॉन टाइम। मोलैरिटी को आप मोल पर लीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर इसी को आप पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे तो बस इस ए और बी की जगह पर ए का प्रेशर आ जाएगा, यानी ए के प्रेशर मान लिया कि पी ए है, और जो प्रोडक्ट है बी, इसका प्रेशर मान लिया पी बी है। बाकी चीज़ आपकी सेम है। जब आप इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट में ऊपर बस प्रेशर की जो भी यूनिट आप लेते हैं, जैसे आप देख चुके हैं कि प्रेशर की यूनिट आपकी एटीएम है, बार है, पास्कल है, जो भी यूनिट आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पे आप लिख देंगे, और नीचे उसका टाइम आएगा यानी सेकंड में। देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ फॉर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ डिक्रीजिंग बट रेट इज़ पॉजिटिव। इट मीन्स कि नेगेटिव साइन बस ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पर। तो जब आप रेट किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर मेज़र करते हैं तो उसे आप इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इसमें जो टाइम टेकन है, जो टाइम आप लेते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, यानी अप्रॉक्सीमेट वो ज़ीरो की तरफ जाता है। और इंस्टेंटेनियस रेट में हम dt या फिर d का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर इस d को यूज़ कर लें आप, समझ लीजिए वह इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है। कंसंट्रेशन जो चेंज होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, और यहाँ कंसंट्रेशन आप जानते हैं कि इस ब्रैकेट में लिखते हैं और d लगा दिया है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस है। तो इस बार आपने फिर वही रिएक्शन ली है। इसके लिए जब हम लिखेंगे तो जहाँ जहाँ आपने यहाँ डेल्टा का यूज़ किया है वहीं पर बस आप d लिख देंगे। ब्रैकेट में ये जो नीचे in लिखा है इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस। यूनिट आपकी सेम है, जो यहाँ थी वही यहाँ है, तो दोनों चीज़ें सेम हैं। बस आपको याद ये रखना है कि इंस्टेंटेनियस में पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम होता है, और इसमें एक टाइम ऑफ इंटरवल पे आप कैलकुलेट करते हैं इसे, और यहाँ पर किसी फिक्स मोमेंट पे कैलकुलेट करते हैं। आगे एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप ए से बी फॉर्म कर रहे हैं, और ए के मॉलिक्यूल हैं 2 और बी के मॉलिक्यूल हैं 3। तो देखिए जब आपने ये रिएक्शन स्टार्ट की है, मान लेते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो जब t बराबर 0 है, यानी अभी आपने केवल रिएक्टेंट लिया है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, तो मान लेते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसके a मोल्स हैं या a मोलैरिटी है, और तो इसकी कितनी होगी 0, क्योंकि आपने सिर्फ अभी रिएक्टेंट लिया है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है। और मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद जब t इज़ इक्वल t है, यानी यहाँ पर कोई टाइम होगा, तो कुछ देर बाद a के 2 मॉलिक्यूल किस में शिफ्ट हो जाते हैं, b में, यानी इसका रिएक्टेंट का कुछ डिकम्पोजिशन होता है और तब आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो आप ये याद रखेंगे कि मान लिया इसके मॉलिक्यूल स्टार्ट जब रिएक्शन हुई तब A थे, और जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या था, 0 था। अब मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के X मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं, तो जितने डिकम्पोज हो रहे हैं उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, S बनना चाहिए। अब आप ये याद रखेंगे क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो अगर रिएक्टेंट में यहाँ 2 है तो इसके 2 मॉलिक्यूल ही डिकम्पोज होंगे, और प्रोडक्ट में अगर 3 है तो इसके 3 मॉलिक्यूल ही फॉर्म होंगे। तो जो यहाँ नंबर रखा हो आप उसे बैलेंस करते हुए चलेंगे। इसी वजह से यहाँ पर 2 और 3 है।
अब देखिए, अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो आप जानते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसे इस तरीके से लिखा जाएगा और प्रोडक्ट को इस तरीके से। यहाँ ये सिंबल डिनोट करता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। तो जो आपका रिएक्टेंट ए है इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 और बी के लिए 3। देखिए लिखा भी है कि ये जो सिंबल है ये क्या बता रहा है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखिए ए की कंसंट्रेशन यानी कुछ समय बाद जब टाइम आपका ये है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, ये हो गई है। और जब रिएक्शन आपने स्टार्ट की थी तब ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ये थी। तो जब आप टाइम टी पर यानी जब रिएक्शन 0 से टी सेकेंड पे पहुंच गई है तब आप मेज़र कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये इस कंसंट्रेशन में से इस कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे। तो आपने ये लिया है कि इस टाइम रिएक्टेंट आपका ये है और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब रिएक्टेंट आपका ये था, तो आप इसे माइनस करेंगे क्योंकि हम चेंज लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से जो सेकंड टाइम है टी, इसमें से फर्स्ट टाइम टी को माइनस किया जाएगा, तो आपने ये किया है। और जो आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए के लिए, ए के रेस्पेक्ट में क्या है 2, उसे आप यहाँ पर रखेंगे। इसी तरीके से बी में आपने किया है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x/t आएगा और यहाँ भी x/t आएगा। देखिए यहाँ माइनस का सिंबल था और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो चाहे आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालें या प्रोडक्ट, क्या आएगा वो प्लस में ही आएगा। आगे देखते हैं। अब एक नई टर्म है कि रेट ऑफ डिसअपीरेंस। डिसअपीरेंस का मतलब है कि जो चीज़ गायब हो रही है। तो क्या है, किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, आपकी रिएक्टेंट की। तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस ओनली रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही निकलता है। इसमें क्या करते हैं, जब डिसअपीरेंस होगा तो हम डिक्रीज़ लिखेंगे। तो देखिए डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यानी बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ पर अगर डिसअपीरेंस है तो यहाँ डिक्रीज़ आएगा। अब देख लेते हैं कि एक रिएक्शन है x + y और ये फॉर्म कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो अगर इसके साथ निकालेंगे तब भी ये होगी और इसके साथ निकालेंगे तब आपकी ये आप x के साथ ही निकाल रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ ये लिखिए, यानी ये तब है जब आपने एवरेज निकाला है और ये तब है जब आपने इंस्टेंटेनियस निकाला है। इसी तरह से अगर आप रेट ऑफ डिसअपीरेंस y के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है। अब देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, जिसे शॉर्ट में आपने ROA लिखा है, ये किसके साथ निकलता है, प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज़ होता है, इसलिए यहाँ पर अपीयरेंस वर्ड यूज़ किया है आपने। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में है, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यानी बिल्कुल वही चीज़ है। जब अपीयरेंस हो तो इंक्रीज़ होगा और जब डिसअपीयरेंस हो तब आप डिक्रीज़ कर देंगे। अब आपने एक रिएक्शन ली है कि A + B से क्या बन रहा है, आपका C + D बन रहा है। तो आपको यहाँ पे अपीयरेंस समझना है। तो अपीयर यहाँ पे इस रिएक्शन में अपीयर कौन होगा, हर रिएक्शन में प्रोडक्ट अपीयरेंस होता है, तो हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ही रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस किसका है, C का, यानी केवल आप इसके लिए कर रहे हैं। तो अगर एवरेज है हम इस तरह से लिखेंगे और आप इंस्टेंटेनियस है तो इस तरह से। इसी तरह आप D के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अब देखिए इस सब को सम अप करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी जो भी टाइम लगा है, इनटू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसी चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में है और ये प्रोडक्ट। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस किसकी होगी, प्रोडक्ट की, और डिसअपीयरेंस किसकी होगी, रिएक्टेंट की। इसी तरह इसे इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि एक रिएक्शन है आपकी 2A + B = है, यानी आपका फॉर्म हो रहा है 4C + 3D। तो अगर यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आप जानते हैं कि A और B ये आपके रिएक्टेंट हैं, इनमें डिसअपीयरेंस होगा। तो आपने लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस B, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल 2 हैं, या आप कह सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो हमने अपॉन में 2 कर दिया है। यहाँ मॉलिक्यूल 1 है तो 1।
इसी तरीके से आपने सी और डी के रेस्पेक्ट में अपीयरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं आप। इसके लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है तो अपन में 4 है, और यहाँ पे डी 3 है तो यहाँ पर आपका 3 है। इट अप्लाइकेबल व्हेन रेट्स आर इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, पार्शियल प्रेशर एंड मोल्स। इट मीन्स ये तरीका आप तभी यूज़ करेंगे जब आपकी जो कंसंट्रेशन है वो मोलैरिटी, पार्शियल प्रेशर और मोल्स में दी गई हो। अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि N2O5 इट मीन्स नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, जिससे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये एक रिएक्शन दी गई है जिसके लिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज़ ये वैल्यू है, दैट व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, यानी O2 के फॉर्मेशन का रेट, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है क्या नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है या नाइट्रोजन 1 है तो रिएक्शन इम्बैलेंस है, तो पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके लिए आप जानते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। हमने यहाँ पे NO2 का यूज़ नहीं किया क्योंकि उसने बस क्वेश्चन में O2 का ही पूछा है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर रहे। और आपको क्वेश्चन में N2O5 का डिसअपीयरेंस दिया है तो आप इसका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, ROD फुल फॉर्म अब आप जानते हैं। ROD किसके लिए? N2O5 अपॉन क्या आएगा? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही अपॉन में आ गया, इसीलिए इसे रख लेंगे। और इसके मॉलिक्यूल एक ही हैं तो अपॉन में 1 आएगा, तो उसे हमने लिखा नहीं है। अब देखिए, ROD की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 1.8 × 10⁻³ मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, 2 अपॉन में है ही। ये क्या आ गया? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। आपको बस इसमें 2 से डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगी आप इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A से B फॉर्म हो रहा है। A के कितने मोल्स लिए हैं? हाफ मॉलिक्यूल लिया है, और B के 2 मोल बन रहे हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका AIEEE में 2008 में। तो एक रिएक्शन देके वो आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। तो देखिए, आप जानते हैं कि आप इस रिएक्शन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होगा? A का, अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? हाफ, तो उसे आपने यहाँ कर लिया। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा? प्रोडक्ट, जो कि आपका B है, B/2। ये 2 लिखा हुआ है, Z जैसा लग रहा है, आप इसे सही कर लेंगे। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए, ROD यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका? A का। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 कहाँ आएगा? ROD के पास में आ जाएगा इधर। ये वैल्यू ऐसी होगी, यहाँ अपॉन में 2 है ही। अब अगर हम ROD यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A को निकालना चाहें तो ये 2 इधर आ जाएगा, जिससे क्या होगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बना लेगा। तो ये एक रिलेशन निकला है, और इसे आप क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर वो ROD की वैल्यू दे रहा है, ROA की पूछ रहा है, तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, और अगर ROD की पूछ रहा है तो इसे आप इधर ले आएंगे। अब इसे आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में अपने आप चेंज कर सकते हैं।